अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। एक लेक्चर है एचएन का फाइनल टर्म का 4th सेमेस्टर का कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के, कुछ ऑब्जेक्टिव है और इसको हम रिव्यू करते हैं, जिसमें हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे काजेज़ वगैरह, पैथोलॉजी वगैरह और मैनिफेस्टेशन वगैरह इसकी हम इसको डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की। और कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर जो होते हैं उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, ईसीजी वगैरह इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लेना। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। एनोरिज्म किसे कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरस क्या होता है, और हाइपरटेंशन, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की तरफ जाते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की। कहते हैं द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू तक लेके जाता है और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करवाता है। द हार्ट कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पंप ब्लड टू ऑल ऑर्गन एंड द टिश्यू ऑफ द बॉडी। कहते हैं कि जो ये हमारा हार्ट जो होता है ये बेसिकली कंट्रोल होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल होता है और ये पंप करता है ब्लड को, और वो ब्लड ऑल ऑर्गन की, हमारी बॉडी और टिश्यू में जितने भी ऑर्गन है वहाँ पर ये ब्लड जाता है। हार्ट की बात करते हैं। हार्ट एक होलो एंड मस्कुलर ऑर्गन है। होलो मतलब अंदर से खाली ऑर्गन है और इसका साइज ऑफ अ फिस्ट, क्लोज फिस्ट। हम जब अपनी मुट्ठी को क्लोज करते हैं तो हमारे मुट्ठी का जितना साइज होता है इतना हमारा हार्ट होता है। लोकेशन की अगर इसमें बात की जाती है तो लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड द मेडिस्ट्रियम। इट इज़ अबाउट 5 या 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 31/2 and 9 centimeter in the diameter at its widest point। कहते हैं इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये हमारे लंग्स के दरमियान और मेडिस्ट्रियम के पास हिस्से में पाया जाता है हमारा ये हार्ट, और इसकी जो लंबाई है वो 12.5 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वेडिस्ट हम जिसके हम कहते हैं तो वो डायमीटर की अगर हम बात करें तो वो 9 सेंटीमीटर होता है। वेट की अगर हम हार्ट की बात करते हैं, अगर हम ओज में वेट की बात करते हैं तो 8.8 से लेकर 10 ओज तक इसका वेट होगा। अगर हम इसको ग्राम में हार्ट की वेट की बात करते हैं तो 250 से लेकर 285 ग्राम हार्ट का वेट होता है। और इसमें बताया कि हार्ट की लोकेशन कहाँ से, कौन से रिब से कौन से रिब तक होती है, तो सेकंड रिब से लेकर 5th इंटरकोस्टल स्पेस या सेकंड रिब से लेकर और 5th रिब्स तक इसकी इसी स्पेस में हमारा हार्ट पाया जाता है। पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हैज़ 2 लेयर। पेरिकार्डियम बेसिकली हार्ट की लेयर की बात हो रही है, ठीक है, और हार्ट की बेसिकली 2 लेयर से पेरिकार्डियम जो होते हैं मुश्तमिल होते हैं 2 लेयर्स पर। एक को हम कहते हैं विसरल लेयर, दूसरे को हम कहते हैं पेराइटल लेयर कहलाई जाती है। जो विसरल लेयर होती है वो बेसिकली इनर लेयर होती है और पेराइटल आउटर लेयर कहलाई जाती है। The space between two layers contain 10 to 30 ml of the serous pericardial fluid which prevent from the friction। इस विसरल लेयर और पेराइटल लेयर, इन दोनों लेयर के दरमियान एक स्पेस पाया जाता है। उस स्पेस के अंदर 10 से 30 ml ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है और वो फ्लूइड प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन से, हार्ट को फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करता है और हार्ट को कोलेप्स होने से बचाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट वॉल, हम देखते हैं हमारे हार्ट का जो वॉल है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होती है बेसिकली हमारे हार्ट वॉल की सबसे इनर जो लेयर होती है वो एंडोकार्डियम कहलाई जाती है। जो बीच वाली लेयर होती है मस्कुलर लेयर जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, और सबसे ऊपर आउटर लेयर जो होती है वो एपिकार्डियम कहलाई जाती है।
हार्ट की चेंबर की बात करते हैं तो हार्ट के पास 4 चेंबर होते हैं, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स। हार्ट के जो अपर 2 पोर्शन होते हैं उसको हम आर्टरिया कहलाई जाती है और लोअर 2 पोर्शन जो होते हैं उसको हम वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। वॉल्व की बात करते हैं, वॉल्व्स। द हार्ट हैज़ 2 सेट्स ऑफ वॉल्व। हमारे हार्ट के पास 2 सेट्स ऑफ वॉल्व होते हैं। एक को होते हैं एंट्रोवेंट्रिकुलर, दूसरे को कहते हैं सेमिल्यूनर। एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व कौन से होते हैं? बिटवीन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स, ट्राइकस्पिड वॉल्व ऑन द हार्ट राइट साइड एंड मेट्रल एंड बाइकस्पिड वॉल्व ऑन इट्स लेफ्ट। कहते हैं हमारे ये आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, इन दोनों के दरमियान जो ज्वाइंट होता है, इन दोनों के दरमियान जो वॉल्व होते हैं दोनों साइड पे, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व होते हैं उसको हम आर्ट्रिया वेंट्रिकुलर वॉल्व कहलाए जाते हैं। और हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और लेफ्ट साइड वो हार्ट पे हमारा बाइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड राइट साइड पे इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ये नेचुरली होता है, क्योंकि यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड आता है। राइट साइड पे ब्लड ज़्यादा होता है तो नेचुरली तरीके से अल्लाह ताला ने ये राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वॉल्व बनाया हुआ है और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद हम बात करते हैं सेमिल्यूनर की बात करते हैं। कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड एवोटिक वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एवोटा। कहते पल्मोनरी वॉल्व कौन सा वॉल्व होता है? हमारा राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वॉल्व होता है जहाँ पर वो बाइंड होते हैं उसको हम पल्मोनरी वॉल्व कहलाए जाते हैं। और एवोटिक वॉल्व कौन सा होता है? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एवोटा के साथ जो ज्वाइंट बनाता है या वॉल्व होता है उसको हम एवोटिक वॉल्व कहते हैं। और पल्मोनरी वॉल्व और एवोटिक वॉल्व कंबाइन करके हम इसको सेमिल्यूनर वॉल्व कहलाया जाता है, सेमिल्यूनर कहलाया जाता है। अच्छा, इसमें कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। कहते हैं देखो हमारे, मैंने आपको पीछे बताया था कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, अपर 2 इसमें पिक्चर में वाज़ेह बताई गई है। एक ये है जिसको हम राइट आर्टरियम कहलाए जाते हैं, एक ये है जिसको हम लेफ्ट आर्टरियम कहलाए जाते हैं। उसके नीचे बाकी इसके 2 वेंट्रिकल्स हैं। और देखो हमारे राइट आर्टरियम में एस ए नोड और ए बी नोड जो होते हैं हमारे राइट आर्टरियम में पाया जाता है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई हमारा ए बी नोड या एस ए नोड कहाँ पर पाया जाता है, तो हमारे राइट आर्टरियम में पाया जाता है। और ये एस ए नोड को हम साइनो आर्टरियल नोड कहलाए जाते हैं या पेस मेकर भी इसको हम कहते हैं। और इसका फंक्शन जो है ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नेचुरली तौर पे जनरेट करता है जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है हार्ट की। और आर्टरोवेंट्रिकुलर नोड भी इसी राइट आर्टरी में पाया जाता है। अच्छा, फिर इस पिक्चर को आप ज़रा देख लेना, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है और कुछ आर्टरीज और वेंस की बताए गए हैं। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर देख, इसमें बताया गया कि हमारे बॉडी में ब्लड किस तरह पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इसमें बताया कि ब्लड जो होता है बेसिकली वो इंटीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए हमारे राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर उस राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सेमिनल वॉल्व के थ्रू फिर पल्मोनरी आर्टरीज़ में जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज से वो ब्लड लंग्स की तरफ चला जाता है, फिर लंग्स के अंदर वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर पल्मोनरी वेन के ज़रिए हमारे लेफ़्ट आर्टरियम में आता है वो ब्लड। लेफ़्ट आर्टरियम से फिर बाइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर वो एवोटिक सेमिनल वॉल्व में चला जाता है ब्लड। वहाँ से एवोटा में, एवोटा के थ्रू फिर एवोटिक आर्टरीज जो होती है उसमें चला जाता है, फिर कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेन में, और इस तरह ये पूरा सर्कल घूमता रहता है। और आप इसको 1-2 दफ़ा जब भी आप रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये इजीली समझ आ जाएगी ये सर्कुलेशन। अभी टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात हो रही है। कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन। ये भी आगे बताया जा रहा है कि ये किस तरह होता है। कहते हैं ये कोरोनरी आर्टरीज़ की बात हो रही है। कहते हैं द राइट मेन कोरोनरी आर्टरी। तो द राइट मेन कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो कहाँ कहाँ तक ब्लड पहुँचाती है, तो वो राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल तक
ब्लड पहुंचाती है। कौन? राइट मेन कोरोनरी आर्टरी। और हमारे इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल तक भी राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड पहुंचाती है। इसी तरह हमारा पोस्टीरियर सेप्टल वॉल जो है वहाँ पर भी राइट मेन कोरोनरी आर्टरी ब्लड पहुंचाती है। और साइनो आर्टेरियल एंड आर्टरोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है वहाँ पर भी राइट मेन कोरोनरी आर्टरी ब्लड इसी तरह ब्लड पहुंचाती है। अच्छा, अभी हम कहते हैं कि द लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो मुश्तमिल होती है दो मेजर ब्रांचेस पर, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग एंड सरकमफ्लेक्स आर्टरीज। ये लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी फर्दर डिवाइड हुई दो चीज़ों पर डिवाइड होती है। कौन से? एक लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग एंड दूसरा सरकमफ्लेक्स आर्टरी, इन दोनों पर डिवाइड होती है। तो ये द लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहाँ कहाँ तक ब्लड पहुंचाती है? ये इंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स तक पहुंचाती है ब्लड। और दूसरा इंटीरियर वेंट्रिकुलर सिप्टम तक ब्लड पहुंचाती है। और एपेक्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, एपेक्स हार्ट का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको हम एपेक्स कहलाते हैं। एपेक्स तक ये ब्लड पहुंचाती है। ये इन तीनों जगह तक कौन ब्लड पहुंचाती है? लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहाँ तक ब्लड पहुंचाती है? ये लेफ्ट आर्ट्रियम और द लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल तक भी हमारा सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ब्लड पहुंचाती है। और यहाँ पर इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि एवोर्टा से जो आर्टरी निकली हुई लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी वो फर्दर डिवाइड हुई दो हिस्सों पर, एक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पर, दूसरा लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पर। और इस तरह एवोर्टा से एक और दूसरी आर्टरी निकली जिसको राइट कोरोनरी आर्टरी कहलाई जाती है। अच्छा, द हार्ट साउंड की अगर हम अभी बात करते हैं, जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो बेसिकली S1 होता है। विद द फर्स्ट हार्ट साउंड S1 इज हेड एज द आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज इज हार्ड हेड लाउडेस्ट एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट। कहते हैं हमारा हार्ट का जो फर्स्ट साउंड है वो S1 है। जब आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व मतलब राइट और लेफ्ट आर्टरोवेंट्रिकुलर दोनों वॉल्व जब बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम S1 कहते हैं। और इस S1 को हम अच्छी तरह कहाँ सुन सकते हैं? हमारे हार्ट के एपेक्स हिस्से पर जब हम स्टेथोस्कोप का डायफ्राम रखते हैं और उसको सुन सके तो अच्छी तरह से हमें S1 साउंड एपेक्स हिस्से से, हार्ट के एपेक्स हिस्से से सुनाई दे सकता है। अभी सेकेंड हार्ट साउंड की बात करते हैं। कहते हैं द सेकेंड हार्ट साउंड S2 इज हेड व्हेन द सेमिलुनर वॉल्व क्लोज एंड इज हेड लाउडेस्ट एट द बेस ऑफ द हार्ट। हमारा जो S2 साउंड है ये जब हमारे सेमिलुनर मतलब हमारे पल्मोनरी वॉल्व और एवोर्टिक वॉल्व ये दोनों जब क्लोज होते हैं, सेमिलुनर वॉल्व दोनों जब क्लोज होते हैं तो ये S2 साउंड प्रोड्यूस होता है। और S2 साउंड को हम अच्छी तरह से कहाँ से सुन सकते हैं? हार्ट के बेस मतलब हार्ट का जो ऊपर हिस्सा है सबसे, वहाँ पर जब हम स्टेथोस्कोप का डायफ्राम रखते हैं तो अच्छी तरह से S2 साउंड हम वहाँ से इसका सुन सकते हैं। अच्छा, तो ये S1 और S2 साउंड जो होते हैं ये बेसिकली नॉर्मल होते हैं। अभी हम S3 साउंड की बात करते हैं। द थर्ड हेड साउंड S3 में बी हेड इफ़ अ वेंट्रिकुलर वॉल कंप्लेंस डिक्रीज। हमारे जो वेंट्रिकुलर वॉल के वॉल जो होते हैं वो जब कंप्लेंस इन डिक्रीज हो जाए और इसका जो स्ट्रक्चर होते हैं वेंट्रिकुलर वॉल जो होते हैं वो वाइब्रेट करे। और ये दिस कैन एक्योर कंडीशन सच एज हार्ट फेलियर और अ वल्वुलर रिगर्गिटेशन, या हार्ट फेलियर हो जाए या वल्वुलर रिगर्गिटेशन हो जाए जिसके नतीजे में हमारे जो वेंट्रिकल के वॉल्व होते हैं वो कंप्लेंस इन डिक्रीज़ हो जाते हैं और हमारे जो वेंट्रिकल वॉल्व होते हैं उसके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है जिसके नतीजे में S3 साउंड सुनाई दिया जा सकता है। तो ये S3 साउंड जो होता है ये एबनॉर्मल है। S1 और S2 साउंड जो होता है ये नॉर्मल कहलाया जाता है। इसी तरह हम S4 साउंड की बात करते हैं तो ये फोर्थ हार्ट साउंड है। may be heard on a arterial systole if the resistance of the ventricular filling is the present. This is in a abnormal finding and the cause including cardiac hypertrophy, disease or the injury to the ventricular wall। कहते हैं जब किसी इंसान को कार्डिक हाइपरट्रोफी हो जाए
कार्डिक हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी मतलब कार्डिक का साइज़ वगैरह बढ़ जाए या कोई डिसीज़ वगैरह हो जाए, या जो वेंट्रिकुलर वॉल जो होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमें S4 साउंड सुन सकते हैं S4 साउंड को। तो S1 और S2 साउंड जो होते हैं ये नॉर्मल होते हैं, और S3 S4 साउंड जो होते हैं ये एबनॉर्मल साउंड होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। Stimulate of the sympathetic nerve fiber release out a neurotransmitter norepinephrine, or producing and increase the heart rate, increase the conduction speed through the atrioventricular node, and increase the arterial and ventricular conductivity and the peripheral vasoconstriction, and stimulate occur when a decrease in प्रेशर इज़ डिटेक्टेड। कहते हैं जब हमारा हार्ट रेट का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जब उसका हमें बॉडी को पता लग जाता है कि आपका हार्ट का रेट जो होता है वो कम हो गया है, तो हमारे बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो एक किस्म का न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं जिसको नॉन एपिनेफ्रिन कहलाया जाता है। और ये नॉन एपिनेफ्रिन जैसे रिलीज़ होता है तो ये इंक्रीज़ कर देता है हार्ट रेट को, और उसके साथ साथ इंक्रीज़ कर हमारे जो हार्ट की जो कंडक्शन स्पीड की जो कंडक्शन है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है। किसके ज़रिए, आर्टरोवेंट्रिकुलर नोड के ज़रिए, और उसके साथ साथ इंक्रीज़ कर देता है आर्टियल और वेंट्रिकुलर जो कंट्रक्टिलिटी जिसकी कंट्रक्शन होती है उसको भी इंक्रीज़ करवा देता है, और पेरिफेरल वेस्कुलर वेजो कंस्ट्रक्शन भी करवा देता है। सिंपल सा मिसाल ये है, जब भी हमारी हार्ट रेट कम होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे जिसको हम नॉन एपिनेफ्रिन कहलाते हैं, और हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवा देता है। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो थे वो अपोजिट काम करता है। स्टिमुलेट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर रिलीज द न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन which decrease the heart rate and release in the arterial and ventricular conductivity and the conductivity stimulate occur when increase the pressure is detected। कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, जब हमारे हार्ट बहुत ज़्यादा धड़कता है, बहुत ज़्यादा उसके धड़कता है, हमारी डिटेक्ट कर देता है जब बॉडी, तो हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं जिसको हम एसिटाइल कोलाइन कहते हैं। वो एसिटाइल कोलाइन क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देता है, और हार्ट की जो वेंट्रिकल की जो कंट्रक्टिलिटी है उसको भी डिक्रीज़ कर देता है। और इसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है, जब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाए तो उसको डिक्रीज़ करने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है हार्ट के हवाले से। आफ्टर लोड, द फोर्स अगेंस्ट विच द हार्ट हैज़ टू पंप टू इजेक्ट ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। कहते हैं जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और इजेक्ट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के ज़रिए बाहर निकलता है, उसके अगेंस्ट जो फोर्स होती है उसको हम आफ्टर लोड कहलाते हैं। आर्टेरियल प्रेशर किसे कहते हैं, द प्रेशर ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टेरियल वॉल। आर्टरीज के वॉल के अंदर जो ब्लड पाया जा रहा होता है, उसके आर्टेरियल वॉल के अंदर जो ब्लड होता है उसके वॉल के अगेंस्ट जो प्रेशर होता है ब्लड का, आर्टेरियल वॉल जो होते हैं उसके अगेंस्ट जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम आर्टेरियल प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर को हम मेजर किस चीज़ से करते हैं, इनडायरेक्टली हम स्फेग्मोमोनोमीटर से इसको हम डिटेक्ट करते हैं या मेजर करते हैं, और डायरेक्टली हम आर्टेरियल कैथेटर के ज़रिए हम उसको मेजर करते हैं। मतलब आर्टेरियल कैथेटर मतलब जब हम आर्टेरियल प्रेशर को मेजर करते हैं तो हम इनडायरेक्टली स्फेग्मोमोनोमीटर से करते हैं, और डायरेक्टली आर्टेरियल कैथेटर मतलब आर्टरीज के अंदर कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, और फिर उसके ज़रिए हम आर्टेरियल प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, बेरो रिसेप्टर क्या होता है, ये स्पेशलाइज नर्व एंडिंग होती है, आल्सो कॉल्ड प्रेसो रिसेप्टर। इस बेरो रिसेप्टर को हम प्रेसो रिसेप्टर भी कहलाए जाते हैं, और ये लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द आर्च एवोटिक आर्च एंड कैरोटिड साइनस। और ये जो बेरो रिसेप्टर होते हैं या प्रेसो रिसेप्टर होते हैं, ये हमारे एवोटिक आर्च या कैरोटिड साइनस के वॉलों पर, उनकी दीवारों पर मौजूद होता है। दे आर affected by changing the arterial blood pressure, increase in arterial pressure, stimulate and baroreceptor there the heart rate
एंड आर्टियल प्रेशर इज डिक्रीज। कहते हैं इस बेरो रिसेप्टर का काम क्या होता है, ये बेसिकली हमारे वर्टिक आर्च एंड कैरोटिड साइनस में होता है। इसका काम क्या है बेरो रिसेप्टर का या प्रेशर रिसेप्टर का, जब हमारे आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है तो उसको ये डिटेक्ट करता है, उसको पहचानता है। तो हमारे आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है वो जैसे इंक्रीज होता है तो उसको डिटेक्ट कौन करता है, उसको बेरो रिसेप्टर या प्रेशर रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। कार्डिक आउटपुट क्या है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप थ्रू द हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट जितना ब्लड पंप करता है 1 मिनट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक आउटपुट कहते हैं। और नॉर्मल कार्डिक आउटपुट जो होते हैं वो 4 से लेकर 7 लीटर ब्लड 1 मिनट में हमारा हार्ट पंप करता है, जिसको हम कार्डिक आउटपुट कहलाए जाते हैं। और कंडक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ द हार्ट मसल फाइबर टू प्रोपेगेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अलोंग एंड क्रॉस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कहते हैं हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनकी ये एबिलिटी, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रोपेगेट करते हैं और अलोंग टू द अक्रॉस ऑल सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग, उसको कंडक्टिविटी कहलाई जाती है। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज प्रेशर इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू आउट द कार्डिक साइकिल। कहते हैं जो कार्डिक साइकिल होती है उसके अंदर जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है वो कार्डिक साइकिल के थ्रू जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है उसका जो एवरेज प्रेशर होता है वो 60 से लेकर 70 mmgh होता है। और इसके बाद हम ये समझ आ गया, उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। फिर से मैं इस मीन आर्टेरियल प्रेशर के बारे में बता देता हूँ। कहते थे इन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज प्रेशर इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू आउट द कार्डिक साइकिल। एक कार्डिक साइकिल के अंदर जितने भी सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो जो नॉर्मल उसकी जो एवरेज होती है, सर्कुलेशन की जो नॉर्मल एवरेज होती है वो 60 से लेकर 70 mmgh होती है। तो इसमें अगर हम MCQs आ सकते हैं तो ये सा आ सकता है कि मीन आर्टेरियल प्रेशर के जो अप्रोक्सीमेटली एवरेज होती है वो कितनी होती है, तो हमें याद रखनी होनी चाहिए कि वो 60 से 70 mmgh पर mmgh होती है। पल्स प्रेशर किसे कहते हैं, ये द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के दरमियान जो डिफरेंस होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के दरमियान जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम पल्स प्रेशर कहलाते हैं। नॉर्मल पल्स प्रेशर जो होता है वो 30 से लेकर 40 mmgh नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है। ये वैल्यूज जो होते हैं ये आप जहन में रखना, और क्योंकि इस वैल्यू से भी MCQs आ सकता है। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ ब्लड एजेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल विद द ईच कंट्रक्शन। द नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 to 130 ml हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम किससे कहते हैं, कहते हैं द अमाउंट ऑफ ब्लड, वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो निकलता है, इजेक्ट होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से हर कंट्रक्शन के दौरान। मतलब जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड इजेक्ट होता है, निकलता है हर कंट्रक्शन के दौरान, तो उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाते हैं। और एक जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कितना ब्लड निकलता है, 70 से लेकर 130 ml हर हार्ट बीट पर इतना ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट होता है हर कंट्रक्शन पे। इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा, पोस्टल या ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज मोर देन 10 to 15 mmgh ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर एंड डिक्रीज मोर देन 10 mmgh ऑफ द डिस्टोलिक प्रेशर एंड 10 to 20% इंक्रीज द हार्ट रेट। कहते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 से 15 mmgh जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाए, या हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 10 mmgh डिक्रीज़ हो जाए, और उसके साथ साथ 10 से 20% हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। अच्छा, कहते हैं द पोस्टर हाइपोटेंशन
ये जो पोस्टल या ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कब होती है? व्हेन द क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज नॉट मेंटेन एडिक्वेटली व्हेन द मूविंग फ्रॉम द लाइंग टू सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन। कहते हैं अगर कोई इंसान है, ठीक है, वो अगर लेटता है या बैठता है या खड़ा होता है या चलता है या सोता है तो उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो मेंटेन नहीं रहता। तो जो ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता, बैठने में भी चेंज हो जाता है, या इंसान खड़ा होता है या चलता फिरता है तो ब्लड प्रेशर चेंज होता है। तो इस चेंजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहलाया जाता है। प्रीलोड किसे कहते हैं? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड stretching the left ventricle at the end of diastole. The preload is determined by the total circulation blood volume and increased by an increase in a venous return to the heart. प्रीलोड किसे कहते हैं? कहते हैं जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड सारा बाहर निकल जाता है, जो ब्लड रह जाता है या बाकी वेनस जो होते हैं उससे जो ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आता है, एक ब्लड इजेक्ट हो जाए और उसके बाद जो थोड़ा सा ब्लड रह जाता है इजेक्ट होने के लिए, उसको हम प्रीलोड कहते हैं। कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है जब किसी इंसान को या कार्डिक कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाए या कार्डिक इंजरी वगैरह हो जाए या कोई सी कार्डिक के हवाले से कोई मसला हो जाए तो उसको कुछ टेस्ट हम लोग करते हैं डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। ये कार्डिक मार्कर स्टडीज़ इसको भी कहते हैं, और कार्डिक मार्कर स्टडीज़ को हम एंजाइम और प्रोटीन, बेसिकली हम इसको एंजाइम और प्रोटीन चेक करते हैं, क्योंकि जब हार्ट में कोई ऐसा मसला हो जाता है तो कुछ किस्म के एंजाइम और प्रोटीन रिलीज़ होते हैं जिसकी मदद से हमें पता लगता है कि इस इंसान को कार्डिक का ये मसला है। अभी हम इसमें पढ़ते हैं, कहते हैं द आफ्टर इन्फाक्शन डैमेज कार्डिक टिश्यू रिलीज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द एंजाइम इनटू द ब्लड। कहते हैं जब इन्फाक्शन हो जाए या कार्डिक डैमेज हो जाए तो कुछ किस्म के एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। वो कौन कौन से एंजाइम रिलीज़ होते हैं जब कार्डिक डैमेज हो जाता है? एक होता है क्रिएटाइन काइनेस, दूसरा होता है इस्कीमिया मॉडिफाइड एल्बुमिन जिसको IMA भी कहते हैं, और मायोग्लोबिन और ट्रोपोनिन IOT। ये 4 किस्म के ऐसे एंजाइम होते हैं जब कार्डिक डैमेज हो जाता है तो ये 4 किस्म के एंजाइम रिलीज़ होते हैं, और जब ये रिलीज़ हो जाते हैं और उसको हम टेस्ट करते हैं, जब उस टेस्टों में इन एंजाइम के जो क्वांटिटी होती है या इसका जो वैल्यू होती है, लेवल होते हैं, वो इंक्रीज़ आ जाए तो हमें ये पता लग जाता है कि इसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन वगैरह हुआ या कोई डैमेज वगैरह हुआ है। अच्छा, अभी एक स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे कि ये क्रेटाइन काइनेज एंजाइम जो होता है ये होता कहाँ पर? बेसिकली ये हार्ट मसल्स, स्केलेटन मसल्स और ब्रेन टिश्यू ऑल कंटेन सीके। ये जो सीके एंजाइम है बेसिकली ये हमारे हार्ट मसल, स्केलेटन मसल और ब्रेन टिश्यू और उसमें पाया जाता है। अब ये CKBB इन ब्रेन एंड नर्व टिश्यू, ये CKBB एंजाइम जो होता है ये हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है और नर्व्स टिश्यू जो होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। CKMM ये एंजाइम जो होते हैं हमारे स्केलेटन मसल्स में पाए जाते हैं, और CKMB ये एंजाइम जो होता है ये हमारे हार्ट मसल्स में पाया जाता है। तो इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि B से हमारा ब्रेन आता है तो C के एंजाइम जो है मतलब क्रेटाइन काइनेज एंजाइम B जो है वो ब्रेन के अंदर पाया जाता है और नर्व्स के अंदर, और CKMM एंजाइम जो होता है ये स्केलेटल मसल के अंदर पाया जाता है, और CKMB एंजाइम जो होता है ये हमारा हार्ट की जो मसल्स होते हैं यहाँ पाया जाता है। द CKMB लेवल राइज 4 to 8 आवर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द एक्यूट MI। कहते हैं अगर किसी इंसान को एक्यूट MI हो जाए, मतलब किसी इंसान को एक्यूट अचानक से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, तो ये CKMB एंजाइम को जो लेवल होता है ये हमारे ब्लड के अंदर 4 से 8 घंटे के अंदर 4 से 8 घंटे के बाद ये क्या होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर अगर किसी को एक्यूट MI हो। और ये पीक पे कब जाता है ये CKMB एंजाइम? ये 12 से 24 घंटों में पीक पे चला जाता है, मतलब इसका जो असर होता है वो इसकी लेवल होते है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। आफ्टर द एक्यूट MI 12 से 24 घंटों में ये पीक पे चला जाता है और मे रिमेन एलिवेट फॉर अप टू 96 आवर, और ये
एक्यूट एमआई के बाद 96 घंटों तक ये एलिवेट बरकरार रह सकता है, बढ़ता रहता है। ये CKMB एंजाइम, ये जहन में रखना। अगर MCQs आ जाए कि भाई एक इंसान को एक्यूट एमआई हुई तो उसमें कौन सा एंजाइम जो होता है वो रिलीज़ होता है, तो हमें याद रखना चाहिए, या उसका कौन से एंजाइम का लेवल बढ़ जाता है, तो CKMB का लेवल बढ़ जाता है एक्यूट एमआई के बाद। इस्कीमिया मोडिफाइड एल्बुमिन, ऑनसेट ऑफ द इस्कीमिया IMA रिचेज एंड डिटेक्टेबल लेवल इन द ब्लड। किसी को इस्कीमिया वगैरह हो जाए, किसी को हार्ट का इस्कीमिया वगैरह हो जाए, तो उसमें ये क्या होता है, इस्कीमिक मोडिफाइड एल्बुमिन जो होता है ये ब्लड के अंदर इसका पता चल जाता है। IMA occur as significantly as sooner than increase in the troponin और CK। ये सोनोर का मतलब तेज़, ज़्यादा। कहते हैं अगर किसी को हार्ट का मसला हो जाए या डैमेज हो जाए या कोई भी ऐसा मसला हो जाए तो ये ट्रोपोनिन और CK जो एंजाइम है ये तो रिलीज़ होते हैं, मगर इससे ज़्यादा और जल्दी तेज़ ये इस्केमिक मोडिफाइड एल्बुमिन का लेवल जो होता है इन दोनों के मुकाबले में जल्दी बढ़ता है। ट्रोपोनिन और CK मुकाबले में IMA का लेवल जल्दी बढ़ता है। IMA लेवल डोंट राइज आफ्टर द टिश्यू निक्रोसिस। अगर कहीं पे टिश्यू निक्रोसिस हुआ है, हार्ट की कहीं पे जगह पे या कहीं पे भी टिश्यू निक्रोसिस हुआ होता है तो वहाँ पर IMA का लेवल नहीं बढ़ता। द रैपिड इंक्रीज मीन्स द IMA लेवल कैन बी यूज टू डिटेक्ट NMI सोनोर। वही बात हो रही है कि भाई जो IMA का लेवल होता है वो ट्रोपोनिन और CK के मुकाबले में जल्दी बढ़ता है अगर किसी को एक्यूट MI हो गई हो। लेवल रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 6 आवर आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ द इस्कीमिया। और इसका लेवल जो होते हैं आप इसको, अगर इस्केमिक मोडिफाइड एल्बुमिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो आप इसको 6 घंटों के अंदर इसके लेवल को नॉर्मल कर सकते हो। मायोग्लोबिन, कहते हैं मायोग्लोबिन इज अ ऑक्सीजनेटेड बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन बोथ द मायोकार्डियम एंड स्केलेटल मसल। मायोग्लोबिन जो होता है ये बेसिकली ऑक्सीजनेटेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है और ये कहाँ पर, मायोकार्डियम एंड स्केलेटल मसल इन दोनों के अंदर पाई जाती है। लेवल में राइस विद इन 30 मिनट्स टू 4 आवर। और इस मायोग्लोबिन का अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इस मायोग्लोबिन का लेवल क्या होता है 30 मिनट से 4 घंटे के दौरान बढ़ जाता है। और ये मायोग्लोबिन का लेवल पीक पे कब जाता है, 6 से 10 घंटे के अंदर ये पीक पे चला जाता है और रिटर्न टू बेसलाइन बाय 24 घंटे के अंदर रिटर्न हो जाता है। और ट्रोपोनिन I एंड ट्रोपोनिन T ये भी बेसिकली एंजाइम है और ये कब रिलीज़ होते हैं, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। ट्रोपोनिन इज़ अ प्रोटीन फाउंड इन स्केलेटन एंड कार्डिक मसल। ये ट्रोपोनिन जो होते हैं बेसिकली प्रोटीन होते हैं और ये हमारे स्केलेटन एंड कार्डिक मसल्स में पाए जाते हैं। ट्रोपोनिन I एंड ट्रोपोनिन T, 2 आइसोटाइप ऑफ ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन I और T जो होते हैं ये बेसिकली ट्रोपोनाइन के टाइप होते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फाउंड इन मायोकार्डियम में पाए जाते हैं। अभी ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I जो होते हैं ये अलग अलग जगह में पाए जाते हैं, बताया रहा है अभी। ट्रोपोनिन T में आल्सो फाउंड इन स्केलेटन मसल एंड ट्रोपोनिन I एग्जिस्ट इन द मायोकार्डियम। दोनों की बात करें इस तरह भी MCQs आ सकता है कि भाई ट्रोपोनिन T जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये स्केलेटल मसल के अंदर, और ट्रोपोनिन I कहाँ से एग्जिस्ट होता है, मायोकार्डियम में। तो ये जहन में रखना चाहिए ख़ास तौर पर ट्रोपोनिन I कि ये एग्जिस्ट कहाँ से होता है, मायोकार्डियम से। ट्रोपोनिन लेवल राइज विद इन 30 to 6 आवर आफ्टर द मायोकार्डियम डैमेज। अगर किसी इंसान को मायोकार्डियम डैमेज हो जाए तो 3 से 6 घंटे के अंदर ट्रोपोनिन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ट्रोपोनिन I पीक पे कब जाता है, 12 घंटों में ट्रोपोनिन I का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पीक मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये रिटर्न होता है बेस 3 से 10 दिनों के अंदर ये रिटर्न अपने बेस लाइन पे आ जाता है। और ट्रोपोनिन T की बात करते हैं तो ये 12 से लेकर 48 घंटों पे इसके असरात, इसके जो लेवल होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है और रिटर्न टू 7 दिनों से लेकर 10 दिनों तक ये रिटर्न अपनी जगह पे आ जाता है।
कार्डिक कैथराइजेशन, डिफिनेशन की बात करते हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर टू विजुअलाइज एंड असेस द हार्ट ब्लड वेसल्स एंड चेम्बर्स। ये बेसिकली एक प्रोसीजर है, ठीक है, ये इन्वेसिव प्रोसीजर है। ये कार्डिक कैथराइजेशन हम क्यों करते हैं? ब्लड वेसल जो थे, हार्ट के ब्लड वेसल और चेम्बर को असिस्ट करने के लिए हम कार्डिक कैथराइजेशन करते हैं। और इसका प्रोसीजर क्या है? अ कैथेटर इज़ द threaded through blood vessel into the heart और contrast dye inject for the image। कहते हैं कैथेटर जो होता है बेसिकली हम ब्लड वेसल के थ्रू इंसर्ट करते हैं, डालते हैं ब्लड वेसल के अंदर, और वो हार्ट की तरफ चला जाता है, और वहाँ पर फिर हम हार्ट के चेम्बर्स को देखते हैं और हार्ट के वेसल्स जो होते हैं उसको हम देखते हैं, हार्ट के चेम्बर्स वगैरह को हम देखते हैं। और उसमें एक डाई, इस कैथेटर के अंदर फिर एक डाई जो होती है एक इंजेक्ट की जाती है। किस लिए इंजेक्ट की जाती है? कि उसका जो अंदर चेम्बर्स का जो इमेज वगैरह है वो हमें क्लियरली वाज़ेह तौर पे पता लग जाए कि अंदर कौन सी चीज़ या क्या प्रॉब्लम है उस चेम्बर्स में। यह डाई जो है इमेज के लिए इंजेक्ट की जाती है। पर बस डायग्नोस्टिक, evaluate coronary artery disease, valve disorder, congenital heart disease। इन चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए हम ये कैथेटराइजेशन कराते हैं। और इंटरवेंशनल कौन कौन से कहते हैं? एंजियोप्लास्टी कराते हैं हम, और स्टेंट प्लेसमेंट थेरेपी जो होती है ये भी करते हैं, और वॉल्व रिपेयर भी करते हैं। ये इंटरवेंशन करते हैं। ये जो कार्डिक कैथेटराइजेशन जो हमने बात की ऊपर, ये इंटरवेंशन की जाती है। इस कार्डिक कैथेटराइजेशन में एंजियोप्लास्टी भी आ जाती है, स्टेंट प्लेसमेंट भी आ जाती है, वॉल्व रिपेयर भी आ जाता है। अच्छा, ECG और EKG, ECG और EKG की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों एक ही है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाई जाती है। नॉन इन्वेसिव टेस्ट that is record the electrical activity of the heart over the specific period। ये ECG जो होती है बेसिकली एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है, और उसमें हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो किस तरह हो रही होती है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, जो भी है उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको देखने के लिए हम ECG कराते हैं। पर्पस वी एवेलुएट्स हार्ट रेट, रिदम एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इस ECG में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? हार्ट रेट देखते हैं, रिदम देखते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देखते हैं हार्ट का, और आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटीज़ एंड असेस द डायग्नोस्टिक कार्डिक कंडीशन। और इसमें हम क्या करते हैं? कुछ एबनॉर्मलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है ECG में, या कोई और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए हम करते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं प्रोसीजर, इसमें क्या किस तरह से ये ECG करते हैं? इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन द स्किन एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। जो ECG के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो मशीन होती है उसके इलेक्ट्रोड्स, वो उसको स्किन पे मुख्तलिफ स्पेसिफिक जो लोकेशन है वहाँ पर लगाए जाते हैं, और रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एज अ वेव फ्रॉम ऑन ग्राफ। और इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होते हैं उसको हम देखते हैं ग्राफ में फिर। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ ECG मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसमें, इसके कंपोनेंट्स की बात अगर MCQs आ भी सकता है तो ये कंपोनेंट्स वगैरह से आ सकता है। इसमें 3 चीज़ें होती है, P वेव्स, QRS कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं हम इसको, और T वेव्स। 3 चीज़ें होती हैं। P वेव्स रिप्रेजेंट आर्टियल डिपोलराइजेशन को शो करती है। P वेव्स जो होती है, P ये जो आर्ट्रियम है, हार्ट का जो ऊपर वाले से आर्ट्रियम, उसकी कंट्रक्शन को शो करती है। जब हमारे आर्ट्रियम दोनों इजीली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इजीली अच्छा अपने सही तरह से काम करते हैं तो उसको शो कौन करता है? P वेव्स करते हैं। और QRS कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये इंडिकेट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं इसकी कॉन्ट्रक्टिविटी, जो इसकी कॉन्ट्रक्शन होती है, ये किसके थ्रू शो होती है? QRS कॉम्प्लेक्स के ज़रिए शो होती है। अगर हमारा
वेंट्रिकल सही तरह काम कर रहे हैं, सही तरह कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो इसका पता किस चीज़ से लगता है, PRS कॉम्प्लेक्स के थ्रू पता चलता है। और हमारे जो आर्ट्रियम है और ये अगर सही तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सही तरह काम करते हैं, उसका पता किस चीज़ से लगता है, P वेव्स के ज़रिए। T वेव्स जो होते हैं रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा ये इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक ये काफ़ी बाकी, फिर इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो कुछ डिजीज़ वगैरह है और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह।